स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो तो हम थे इधर। अब अगली जो चीज है जो बग्गा ने पूछी थी कि भाई मैंने एक दिन ये भी देखा है, डबल एम्परसेंड और डबल और, ये कहाँ यूज होता है? तो इसकी एक पूरी एंटायरली अलग ब्रांच है, ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। अब शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? ठीक है, जिसने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, घर के अंदर थोड़ा बहुत घर पे काफी काम वाम किया है, तो उसको हल्का सा आइडिया होगा, मैं लेकिन फिर भी समझाता हूँ कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये होता है, मान लो कि तुम्हारे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये है तुम्हारी बैटरी, इसका एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है, इससे दो तार निकलते हैं। हम्म, और तुम बीच में कोई चीज लगाते हो, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो क्या करती है, यहाँ से करंट निकलता है, ठीक है, ऐसे जाता है, ये मशीन के रेजिस्टेंस में कुछ लूज होता है, मान लो कि लाइट है फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारी ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट लगी हुई है, ट्यूब लाइट से लाइट निकली, कुछ जो इसकी एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है, अब जो थोड़ी बची हुई है और जो नेगेटिव एनर्जी बची है, हाँ, वो वापस इधर से होके नेगेटिव के अंदर घुस जाती है, नेगेटिव कुछ कैथोड एनोड कुछ बोलते हैं, तो उसके अंदर घुस जाती है, ठीक है। बाय चांस तुमने कभी देखा होगा कि जब भी तुम दो तारों को, ठीक है, एक पॉजिटिव साइड से निकला हुआ है एक नेगेटिव साइड से निकला हुआ है, ठीक है, जब भी उन तारों को तुम एक साथ चिपका दो तो एकदम चिंगारी उठती है, ठीक है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब कि जो सर्किट था तुम्हारा, जो एक पूरा सर्किट होता है, सर्किट होता है कोई भी एक ऐसी चीज निकलती है कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू जाती है और यहाँ पे तुम्हारा पावर सोर्स होता है, हाँ, तो ये जब तुम्हारा शॉर्ट हो जाए, मतलब कि ये चीज बीच की हट गई, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट यहाँ पे कैसे यूज होता है, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले शॉर्ट सर्किट तो समझ गए कि जब भी हमारे बीच में से रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई कंपोनेंट खत्म हो जाएगा और तारों को हम आपस में एक साथ जोड़ देंगे तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स को क्यों बुलाते हैं? शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ बुलियंस पे अप्लाई किए जा सकते हैं, ओनली ऑन बुलियंस, ठीक है, तुम्हारे बिट वाइज ऑपरेटर्स बुलियन और इंटीजर्स दोनों पे अप्लाई किए जा सकते थे, ये वाले सिर्फ और सिर्फ बुलियंस पे अप्लाई किए जा सकते हैं, और ये सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एम्परसेंड एम्परसेंड, और ये पाइप एंड पाइप। इसको फिर से बोलते, इसको एंड ही है और इसको भी और ही बोलते हैं, लेकिन अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसमें और डिफरेंस क्या है जब दोनों के नाम सेम है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट एंड, और इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट और, लेकिन ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तुमने दो के अलग अलग नाम रख दिए, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, एक ही जैसे दिखते हैं, तो इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस ये है इसके अंदर कि ये चीजों को शॉर्ट कर देता है। अब शॉर्ट मीन्स क्या, अब मैंने तुम्हें बताया कि एंड के अंदर जीरो पावरफुल होता है और के अंदर वन पावरफुल होता है। पावरफुल मीन्स अगर तुम्हारी कितनी भी बड़ी कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, इतनी बड़ी है, अब इसके अंदर अगर तुमने एंड लगा दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो, ठीक है, और अगर तुमने इसी कंडीशन के अंदर और लगा दिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन, सेम कंडीशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये सिंपल एंड और सिंपल और यूज करते हो तो ये हर एक बिट को कैलकुलेट करता है, पहले इन दोनों को चेक करेगा, ठीक है, इसका आंसर आ गया जीरो, ठीक है, एंड क्या काम करेगा इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो इसका अंदर क्या है, पहले एंड इसको कैलकुलेट करेगा जीरो वन को, इसका आंसर आया जीरो, अब वो इस जीरो को कंपेयर करेगा, इसका आंसर आ गया जीरो, अब इस जीरो जीरो कंपेयर इस जीरो वन को कंपेयर करेगा, इसका आंसर आएगा जीरो, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते 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 आखिर में आंसर प्रिंट करेगा जीरो। सिमिलर केसेस विद वन, ठीक है, वन के अंदर भी एंड मतलब कि इसके अंदर भी जोर के अंदर भी सेम चीज करेगा, इसके अंदर, ठीक है, पहले इन दोनों का जोर करेगा, ओ सॉरी और करेगा, और करने पे इसका आंसर आएगा वन, अब वन जीरो का और करेगा, इसका आंसर फिर से वन आएगा, वन ओ वन का वन, वन ओ वन का वन, जीरो वन का वन, वन ओ वन का वन, जीरो वन का वन, वन एन वन का वन, जीरो एन वन का वन, वन एन वन का वन, जीरो एन वन का वन, जीरो एन वन का वन, और ये तुम्हारा वन ये रहा, ठीक है। तो ये सिंगल वाला एंड और ये सिंगल वाला जोर, ये सबको कैलकुलेट करके जाता है, लेकिन ये जो तुम्हारे डबल एम्परसेंड डबल पाइप है, ये सब चीजों को शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट मीन्स ये बस पहला ही चेक करता है, इसको जहां भी पहला, मान लो तुम्हारे पास नंबर है 1000101010 ये, अब इसके तुमने ये लगा दिया,
डबल एम्परसेंड, तो ये क्या काम करेगा, आगे से चलेगा। इसको 1 मिला, इसका आंसर है 1, इसको अगला मिल गया 0, इसका आंसर गया 0। तो जैसे ही एक भी 0 मिला, एक भी 0 मिला, क्योंकि ये किसके अंदर क्या पावरफुल है, 0 पावरफुल है, तो ये बाकी सबको शॉर्ट कर देगा, इसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा और सीधा आंसर लिख देगा, योर आंसर इज 0। तो कितना सारा टाइम सेव किया इसने यहाँ पे, कितना सारा। ठीक है, अब एंड भी सेम चीज करता है। अब इसके अंदर एंड लगा दे अगर हम, एंड ऑपरेटर, जैसे इसके अंदर पहला 1 दिखा तो इसका आंसर आ गया 1। अब इसके आगे चाहे कितने भी 1010 लगे हो, क्या इसका आंसर 1 के अलावा कोई और आ सकता है, नहीं, क्योंकि पाइप के अंदर 1 इज पावरफुल और एक भी 1 मिला मतलब आंसर इज 1। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी में समझ में आया। एक इसके ऊपर छोटा सा कोड भी लिखवाता हूँ मैं तुम्हें, ये चीज समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट, हाँ ये क्या हाँ फायदा जी। है एंड और इसका। ठीक है, चलो अब हम एक कोड लिखते हैं छोटा सा, बहुत छोटा सा कोड होगा, बस समझने के लिए चीजों को कि रियल वर्ल्ड में कैसे दिखती हैं। ऑपरेटर्स के अंदर हम एक और क्लास बनाते हैं, इसका हम नाम रखेंगे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर रख देते हैं, ऑपरेटर्स रख देते हैं। ठीक है, अब इसका हम करते हैं तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैं एक रखता हूँ बुलियन x इज इक्वल टू ट्रू और बुलियन y इज इक्वल टू फॉल्स। अब मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूं, इफ, सीधा इंग्लिश वाला इफ समझना है, इफ x एम्परसेंड y, ठीक है, तो एस आउट इनसाइड इफ कंडीशन। ठीक है, सिर्फ इतना छोटा सा ही कोड है। अब इसको समझते हैं हम क्या ना क्या चाह रहे हैं। ये इफ क्या काम करता है ये हमें असली में पता लगेगा जब मैं, मतलब अभी बहुत सौ को पता होगा इफ क्या काम करता है, लेकिन मैं इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ जब हम फ्लो कंट्रोल सीखेंगे। तो अभी हम इफ समझ लेते हैं, इफ क्या काम करता है। इफ कोई भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जाएगी, फॉल्स होगी तो इसके अंदर नहीं जाएगी। तो एक्स एंड वाई, अब हमें यह क्या करना है, एक्स हमारा ट्रू है और वाई हमारा फॉल्स है, इसको लेके चलते हैं अपने उसके ऊपर ना, तब अच्छा समझ में आएगा बोर्ड के ऊपर। तो मैं इसको लेके चलता हूँ, ये अपना इतना सा कोड, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके ये लो। अब मैं इसको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। हमें स्टार्टिंग के पहले 10 20 50 कोड सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन समझना। अगर तुमने पहले के 10 20 50 कोड अच्छे से लाइन बाय लाइन समझ लिए, उसके बाद तो तुम्हें ये इंग्लिश से लगी, जैसे इंग्लिश के पैराग्राफ्स पढ़ते हैं ना, बुक्स पढ़ते हैं, हिंदी के न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ते हैं, सेम टू सेम वही एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर जैसे पढ़ता है, तुम्हें कंप्यूटर का सीखना है, कंप्यूटर कैसे पढ़ता है वो हमने सीख लिया, फिर तो हर चीज बोलनी भी आसान है, लिखनी भी आसान है, हर चीज आसान है। तो अब मैंने माना x इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू फॉल्स। अब इधर क्या चेक कर रहे हैं, क्या x एंड y अगर ट्रू होगा, इस कंडीशन के अंदर कब घुसता है, जब ये ट्रू होगा। ठीक है, इफ ट्रू तो अंदर घुसो, नहीं है तो बाहर निकल जाओ, फॉल्स। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, ये मैं आगे समझाऊंगा ये इफ कंडीशन कैसे काम करती है। ठीक है, अभी जितना है ये चीज है मेन समझने वाली, कि x इज इक्वल टू ट्रू है और y इज इक्वल टू 0 मतलब फॉल्स है। तो ये हमारा x एम्परसेंड y क्या करेगा, पहले x लिखेगा, x हमारा 1 एम्परसेंड 0। तो पहले इसने इसको कैलकुलेट किया कि हाँ भाई 1 है, और फिर दूसरा केस ने 0 है, तो अब इन दोनों का आउटपुट आएगा 0। अब 0 आएगा मतलब फॉल्स है, तो इसके अंदर इसको नहीं जाना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या इसके अंदर जाएगा, कोड के अंदर, कंट्रोल एस, इसको हम रन करते हैं, कंट्रोल तो इसका कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होती, ट्रू मीन्स 1 होती, ठीक है, अगर इसका आंसर आता 1 मतलब ट्रू, तो ये इस कंडीशन के अंदर घुसता, लेकिन इसका आंसर क्या है 0 विच इज फॉल्स, फॉल्स है तो घुसा नहीं। ठीक है, अब मैं इस एंड की जगह पे और कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने कर दिया और, ठीक है, तो अब ये क्या चीज है, ये है ये कि x और y इज इक्वल टू मीन्स, सॉरी, 1 एंड 1 और 0, तो इसके अंदर एक भी 1 है तो इसका आउटपुट होगा 1 मतलब ट्रू। ट्रू मतलब ये इफ कंडीशन तक घुसेगा। अब देखते हैं घुसता या नहीं घुसता। तो हम इसको रन करते हैं और इसका आंसर है ट्रू,
ट्रू है तो इफ इसके अंदर घुसा और अंदर किसने ये कंडीशन प्रिंट कर दी, इनसाइड इफ कंडीशन। ठीक है, ये हमने सीखा नॉर्मल अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर हम शॉर्ट सर्किट कर दें। शॉर्ट सर्किट मतलब अब मैंने ये कर दिया डबल, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर ये कंट्रोल डिलीट, तो अब इसमें क्या होगा, x डबल जोर y मतलब 1 डबल जोर 0। तो ये सिर्फ पहली कंडीशन को देख के ही, ये पहला इसका 1 है, ये सीधा कह देगा ट्रू। क्या कह देगा, ट्रू। या सॉरी, एम आई ऑडिबल? हाँ अब आ रही। हाँ, वो बीच में कॉल आ जाता है तो आवाज रुक जाती है। हाँ, तो अरे जैसे अब इसमें x फॉल्स होता, y ट्रू होता, तब क्या आंसर आता? ये ट्रू है तो इसके अंदर पूरा कैलकुलेट करता है, जहां भी इसको 1 दिख जाएगा वहां पे रुक जाएगा। अच्छा, जहां तक 1 दिखेगा तब तक करेगा, ठीक। हाँ, जब तक करेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसका आउटपुट प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अभी और में ही, तो इसके अंदर ये दोनों को इवेलुएट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। ठीक है, तो अभी दोनों कंडीशन कर रहा है। अब मैं इधर मान लो कि एम्परसेंट लगाता हूँ, डबल एम्परसेंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या कर रहा है, एक्स हमारे पास इस टाइम फॉल्स है और वाई ट्रू है। क्या है, एक्स हमारे पास फॉल्स है, मतलब इसको बैठा देता हूँ, एक्स एम्परसेंट एम्परसेंट वाई। तो इसके अंदर हमारे पास एक्स इस टाइम फॉल्स है और वाई हमारे पास ट्रू है और बीच में है डबल एंड। ठीक है, देखो वाई एक्स हमारे पास फॉल्स है और वाई हमारे पास ट्रू है, तो हमने वही लिख लिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, डबल एम्परसेंट पहले वाले जीरो को देखेगा, और इसको पहले वाला जीरो मिल गया ना, ये इस तक को चेक ही नहीं करेगा। हो सकता है इसके आगे और भी कंडीशंस होती, ये उसके आगे कहीं तक भी नहीं जाएगा, ये सीधा यहीं कहीं जीरो प्रिंट मतलब फॉल्स, और ये सीधा इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, उसको रन करता हूँ, ये देखो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एल्स कंडीशन लगाया था, एल्स, और फिर कुछ, चलो वो लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स तो बाद में बात करेंगे जब मैं वो सिखाऊंगा फ्लो कंट्रोल। तो सबको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर समझ में आ गए? हाँ। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर मैं तुम्हें छोटी सी इसके डिफरेंस ही बताता हूँ, इसके डिफरेंसेस क्या क्या, बाकी मैं नोट्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं फ्री भी यहाँ पे लिख के दिखाया था ताकि किसी को डाउट हो तो अभी पूछ ले। मैं इसके दो सेक्शन बनाता हूँ, एक तरफ है तुम्हारा यूनरी वाले बिटवाइज और एक तरफ है तुम्हारे ये शॉर्ट सर्किट वाले। ठीक है, कहीं भी डाउट हो बिंदास पूछो। तो इसके अंदर क्या होता है, खुल जा भाई, इसके अंदर क्या होता है, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स शुड बी इवेल्युएटेड। इसके अंदर दोनों ही चेक करने पड़ते हैं, भले ही तुम्हें पहले लाइन में आंसर मिल गया है लेकिन तुम्हें फिर भी पूरा कंप्लीट करना है प्रोसेस। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। अगर तुम्हें पहली बार में आंसर मिल गया तो जरूरी नहीं है तुम पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट का काम है। अब अभी हर एक चीज को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, सेकंड को भी करना है, तो ये प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, अब ये पहला मिल गया, इसको तो आगे का काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फास्टर। ये छोटी छोटी चीजें मिला के ना अपने कोड के अंदर हम बहुत बड़े बहुत भारी कोड को बहुत स्लो मतलब बहुत छोटा कर सकते हैं। और जितनी छोटी चीज होगी, जितना हमारा लाइट होगा प्रोग्राम, उतनी तेज रन करेगा, उतना कम अटकेगा, उतनी कम ये बफरिंग चीज होगी। जोर में नहीं होता, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर? नहीं, जोर में शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर नहीं होता, सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं। जोर का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, इसके लिए कम से कम 2 घंटे का लेक्चर चाहिए, लेकिन किस दिन देखते हैं टाइम मिला तो 1 घंटे का लेक्चर निकाल के जोर के बारे में बताऊंगा, जोर कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, आगे ये हर टाइप के मतलब ये इंटीजर्स एंड बुलियन बोथ पे काम करता है। ठीक है, हमने देखा भी था, हमने इंटीजर पे भी लाके देखा था और उस पे भी लाके देखा था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बुलियंस पे काम करता है।
ओके, सबको क्लियर? हाँ यहाँ पे आपके सारे ऑपरेटर्स खत्म। इससे एक ऑपरेटर ज्यादा आप पूरी प्रोग्रामिंग लाइफ में कभी नहीं देखोगे जावा के अंदर, बाकी लैंग्वेज का पता नहीं। जावा के अंदर इससे ऊपर एक भी ऑपरेटर नहीं है, सारी कैलकुलेशन सिर्फ इन्हीं चीजों से होगी। ठीक है, अब मैं छोटी छोटी 2-3 चीजें बताता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी लेकिन फिर भी बताता हूँ। हाँ, एक टर्नरी ऑपरेटर बचा है, टर्नरी ऑपरेटर वो इंपॉर्टेंट है। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ऐसा दिखता है मतलब क्या? कभी तो हमने ऐसी लैंग्वेज देखी नहीं है, कभी कुछ ऐसा डायग्राम देखा नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे होती है टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन जो हमें टेस्ट करना है वो कंडीशन है यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं कंडीशन। और इधर आता है आउटपुट, इफ ट्रू देन दिस लाइन, एल्स मीन्स इफ फॉल्स देन दिस लाइन। मतलब कैसे? अब मैं इसको समझाता हूँ, सीधा कोड पे लेके चलता हूँ, कोड से अच्छा समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं इधर ये बनाता हूँ एक और क्लास, इसका नाम रखता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 2 वैल्यूज देता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 10 10। ओके, ये गलती देगा क्योंकि हमने इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं बनाया। इंट x इज इक्वल टू 10 और इंट y इज इक्वल टू 20। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब इसका हम रिजल्ट स्टोर कराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग टाइप के रिजल्ट स्टोर कराते हैं, रिजल्ट। और इसके अंदर हम लिखते हैं कि इवेल्युएट करते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो क्या लिखें, x is greater than y, else x is not greater than y। ठीक है, अब इसको मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ, अब इसको समझाऊंगा कि क्या हुआ है रिजल्ट। ठीक है, अब मैं इस कोड को लेके चलता हूँ उठा के अपने बोर्ड के ऊपर, वहां हम समझते हैं कि हमने लिखा क्या है, इसको हम पढ़ें कैसे, अनाउंस कैसे करेंगे। एक बार पढ़ना सीख गए उसके बाद तो हम कर ही लेंगे सॉल्व, इंग्लिश का आंसर तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, अब इसको हम समझते हैं लाइन बाय लाइन। पहले मैंने x को वैल्यू दी 10 की और y को वैल्यू दी 20 की। अब मैं एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर ये चीज स्टोर करा रहा हूँ, क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की, मतलब या तो ये या ये। अब ये क्या कह रहा है, अगर x बड़ा है y से, अगर x बड़ा है y से, अगर ये बात सच्ची है, अगर ये बात सच्ची है तो ये जो लाइन 1 है ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, और अगर ये बात झूठी है तो कौन सी प्रिंट हो जाए, लाइन 2 फॉल्स पे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, x हमारा 10 है और y हमारा है 20। तो क्या ये बात सच है, क्या 10 20 से बड़ा है? बताओ। नहीं, नहीं, मतलब ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स है, फॉल्स है तो फॉल्स इज वाली नॉट कंडीशन ग्रेटर अप्लाई देन। होगी। हाँ, मतलब L2 मतलब x इज नॉट ग्रेटर देन y, मतलब ये वाली लाइन जाके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी और हम फिर ये रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ जाके प्रिंट करवाता हूँ। चलो भाई प्रिंट हो जाओ, रन टर्नरी ऑपरेटर। देखो x इज नॉट ग्रेटर देन y। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऐसा ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर ये है, ये दिखने में ऐसा, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसके यहाँ पे आती है टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे आती है ट्रू वाली कंडीशन, यहाँ पे आती है फॉल्स वाली कंडीशन। अब चाहे आपको कुछ भी यूज करना हो। ठीक है, अब बाई चांस मैं इसको कहता हूँ x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, मतलब 10 20 से छोटा है, तो क्या ये बात सच है या झूठ है? तो ये बात सच्ची है, ट्रू है। तो ट्रू होने पे कौन सी एग्जीक्यूट होगा, ये वाली कंडीशन, मतलब लाइन 1।
लाइन 1 मतलब कि ये वाली कंडीशन जाके इसमें सेव हो जाएगी रिजल्ट के अंदर, फिर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अब हम रिजल्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं, क्या ये सही बात है? हाँ ये सही बात है, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, और सॉरी मैंने कंडीशन इसके अंदर चेंज करी, तो मुझे इसके अंदर ये लिखना भी चेंज करना चाहिए था। ठीक है, ये मैं इसको ऐसे रखता हूँ और इधर जाके इसका 30 कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा 30 इज ग्रेटर देन 20। अब मैं इसको करके देखता हूँ प्रिंट, क्या ये सही काम कर रहा है? या x इज ग्रेटर देन y। हाँ 30 20 से बड़ा है। ये असली में जब हम अगली क्लास के अंदर सीखेंगे इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, एल्स सॉरी इफ एल्स कंडीशन उसके अंदर ये होता है, इफ x इज ग्रेटर देन y देन प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, एल्स प्रिंट y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है, और इसका एकदम शॉर्ट फॉर्म है तुम्हारा टर्नरी ऑपरेटर ये। ठीक है, अब ये समय टर्नरी ऑपरेटर का फ्लो समझ जाना है कि इसके टेस्ट कंडीशन कहाँ पे रखते हैं हम, उसके बाद इसका ट्रू वाली लाइन कौन सी होती है, इसकी फॉल्स वाली लाइन कैसी होती है। आगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी फ्लो कंट्रोल्स के ऊपर, उसके बाद हम सब सीखेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट। वो वाली बता चलो दी कोई डाउट? स्टेटमेंट, b प्लस इक्वल टू 40 मतलब b इक्वल टू b प्लस 40 असाइनमेंट ऑपरेटर वाली। इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। ठीक है, तो पहले एक बार ये पूछ लेता हूँ, ये सबको क्लियर है क्या? उसके बाद मैं आता हूँ तुम्हारे कंपाउंड असाइनमेंट के ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये वाला तुम्हारा पूरा कोड सब क्लियर? चलो, अब जो बग्गा पूछा हम वो बताते हैं। उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। तुम्हें ना नाम जरूर पता होने चाहिए चीजों के, और कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होते, ये सब कुछ तुम्हारे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट आएगा। तुमने एक चीज को कनेक्ट कर लिया ना, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। अब COMPOUND होता है, अभी ये एरर देगा, ये कहेगा कि इसकी फाइल का नाम चेंज है। वो भी कर देते हैं रीनेम फाइल। अब इसके अंदर बनाता हूँ पब्लिश एक वॉइड में, उसके अंदर मैं ये चीज दिखाता हूँ कि इंट a इज इक्वल टू 10। अब इसके अंदर हुआ क्या है, हमने लिखा है ये चीज इंट a इज इक्वल टू 10। अब पता है इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है? इसके अंदर ये स्टोर हुआ है कि 10 जहां पे है ना, एक ऐसी कोई जगह है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन है, ये है मेमोरी का ब्लॉक, ठीक है, एमबी मेमोरी ब्लॉक। अब इसके अंदर 10 स्टोर हुआ है, तो ये जो ए है ना, इसका मतलब 10 नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक एड्रेस होता है, हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 4096। इस बिट का लोकेशन जो है, इस बिट का जो एड्रेस है वो है 4096 फॉर एग्जांपल। तो ए के अंदर जाके ये एड्रेस स्टोर होता है, मतलब कि 4096 एक एड्रेस स्टोर कर रहा है जिसके ऊपर 10 है। तो कभी भी ये मत समझना कि ए इज इक्वल टू मतलब ये है, नहीं, ये है ए इज इक्वल टू मतलब ये एड्रेस को डिनोट करता है जहां पे ये चीज रखी हुई है। ठीक है, चलो हमें इतना समझ में आ गया, ये होता है हमारा नॉर्मल असाइनमेंट। अब असाइनमेंट एक तो हमने ये सीख लिया है, लेकिन अब हम थोड़े अलग टाइप के असाइनमेंट सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कर देता हूँ इंट बी, ठीक है, इंट सी। अब मैं 3 इंटीजर्स रख दिए, तो मैं इसको कंपाउंड असाइनमेंट करना चाहता हूँ। कंपाउंड असाइनमेंट मतलब नहीं, कंपाउंड नहीं मतलब एक अलग टाइप का असाइनमेंट। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। और अगर मैं ऐसा आउट कराऊं, a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी? इन तीनों को हमने किससे असाइन कर दिया है? 10 से। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ये 10। तब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है ए बी सी का। तो ए बी सी का आंसर क्या आया? 10 10 10। तो हम इस तरह भी असाइनमेंट कर सकते हैं, असाइनमेंट की और तरीके। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते थे इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, तब भी सेम आंसर आता। ठीक है, एक ये होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा तुम्हें एक अलग सा असाइनमेंट, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, ये हम बहुत टाइम बाद सीख चुके हैं, लेकिन हम यूज बहुत कम करते हैं क्योंकि हम कोड ज्यादा करते नहीं है।
तो हमें कोड ज्यादा करना चाहिए, जितना ज्यादा हम कोडिंग करेंगे उतनी ज्यादा हमें इन चीजों की प्रैक्टिस होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है, हमने उस दिन सीखा था इंक्रीमेंट i प्लस प्लस या फिर i माइनस माइनस। तो इसका मतलब क्या था, ये सिर्फ +1 करता है और ये सिर्फ -1 करता है। लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन होगी कि हर जगह +1 करने पड़ेंगे? कहीं ऐसी जगह होगी जहां मुझे +10 या +-1000 करने पड़ जाए, एक ऐसी कंडीशन लगानी पड़े? पॉसिबल है ना किस दिन हम एक ऐसा कोड बनाए जिसके अंदर +10 -10 ही करना पड़े? जरूरी थोड़ी हमेशा +1 और -1 से ही हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो कोई भी x नंबर के लिए अगर हमें कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, ठीक है, तो उधर ये चीज काम नहीं आएगी, उधर एक अलग चीज काम आएगी जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। इसका नाम होता है कंपाउंड असाइनमेंट। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे कि आप चाहते हो कि हर बार जो मेरा b है ना, फॉर एग्जांपल b एक मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर हर बार b +10 हो जाए, ठीक है, मतलब कि कोई लूप चल रही हो, तो ठीक है, जैसे उस लूप के अंदर जितनी बार घुसे वो चीज, लूप अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी वो चीज समझनी नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझना है कि हम चाहते हैं कि उसके अंदर हर बार +10 की वैल्यू सेम वैल्यू के अंदर, जैसे कि पहले हम i प्लस प्लस कर रहे थे तो हर बार i की वैल्यू बढ़ रही थी, i पहले 1 था, फिर i की वैल्यू 2 हुई, फिर i की वैल्यू 3 हुई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ +10 से बढ़े। तो क्या होगा, b प्लस, मतलब अब मैं चाहता हूँ कि इस कंडीशन की जगह ये हो, b इज इक्वल टू b प्लस 10। तो क्या हो जाएगा, पहले इसकी वैल्यू 1 रही होगी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, हर बार b की वैल्यू 10 से बढ़े, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड असाइनमेंट के लिए मैं करके दिखाता हूँ कि ये तुम्हारा b है, कोई भी इंटीजर, इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अब तुम चाहते हो इसकी वैल्यू हर बार 40 पॉइंट से बढ़े, ठीक है, तो b इज इक्वल टू b प्लस 40 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि हर बार 40 इंक्रीज हो जाए। पहली बार में हमने पास किया तो मान लो 10 थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। अगली बार जब ये वापस लूप कॉल करे, अगर मैं इसके बाद अलग लगा दूं, फॉर लूप लगा दूं, फॉर लूप इंट i इज इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, मतलब ये 10 बार घूमेगी लूप, ठीक है। अब मैं इसके अंदर हर बार b के अंदर 40 ऐड करता जा रहा हूँ, तो पहली बार 50, फिर दूसरी में हो गया 90, फिर 130, 170, तो b की वैल्यू जब इसको आखिर में प्रिंट कराओगे ना एस आउट b, तो 10 बार के बाद में इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 410, ठीक है। इस तरह से चीजें काम करती हैं। लेकिन अब अगर हम, एक और टेक्निक होती है b इज इक्वल टू b प्लस 10 को लिखने की, 10 हो या फिर कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको लिखने की एक और टेक्निक होती है कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, b प्लस इज इक्वल टू 40। ये जो हमने इस असाइनमेंट को इस असाइनमेंट की तरह लिखा, ये तो है नॉर्मल असाइनमेंट, लेकिन हम इसको इस तरीके से लिख दे तो इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। ये सेम चीज करती है, जो काम ये करता है वही काम ये करता है, ठीक है, बस ये दिखने में थोड़ा स्मॉल रहता है, इससे लोगों को पता लग जाता है कि इसके अंदर सेम ही चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका ज्यादा कोड्स हम इसके ऊपर लिखेंगे नहीं, ज्यादा समझेंगे नहीं, लेकिन जिस हम एक बार फ्लो कंट्रोल सीख लेंगे, फ्लो कंट्रोल सीखने के बाद में अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ 3 का टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो 3 के टेबल के लिए हम अगर इसके अंदर सीधा 3 कर दें, ठीक है, तो हर बार इसके अंदर 3 की वैल्यू इंक्रीज होकर प्रिंट होती रहेगी। इसका एक और तरीका भी है, जरूरी नहीं कि 3 प्लस करके करो, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर एक प्रोग्राम बना रहे हो आप, एक प्रोग्राम बना रहे हो 3 का टेबल लिखने का, सिंपल सा एक 3 का टेबल बना रहे हो आप ऐसा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। एक तो आप ऐसे बना रहे हो प्रोग्राम, और एक आप बना रहे हो ऐसे प्रोग्राम कि आपको आउटर लाइन ही प्रिंट चाहिए। एक तो आपने इस तरीके से बनाई, ये था आपके पास ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, लेकिन एक ऑप्शन 2 भी हो सकता है यही सेम चीज करने का, जैसे कि 3, ये रहा, एक बार प्लस किया 3, 3 प्लस 3 ये हो गया, ओ सॉरी यहाँ 3 है, 3 प्लस 3 6, एक और कर लेते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 9। अब ये वाला आसान है या ये वाला आसान है? हमारी मैथमेटिकल दृष्टि से जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसका मतलब हमें लगता है ये चीज आसान है, ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर, कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर ये चीज फास्टर है, फास्टर है। फास्टर क्यों है, ऐसा क्या है इसके अंदर, तो हम एक ही की बड़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
इसके अंदर हम इतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ज्यादा हार्ड होना चाहिए था, ये ज्यादा टाइम लेना चाहिए था। लेकिन इस जगह पे आपको एक बहुत बचपन की डेफिनेशन याद करनी है जो शायद आपने 4th 5th क्लास में पढ़ी होगी। उसके अंदर ये था कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन रिपीटेटिव एडिशन ही है। अब नॉर्मल सी बात है कि हमारा कंप्यूटर पहले मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करे, उसके बाद फिर यूज करे, से फास्टर क्या होगा कि सीधा प्लस करे और यूज करे। हमने एक स्टेप घटा दिया, तो इसलिए प्लस वाला फास्टर होता है। इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी जिस टाइम लूप्स लिखेंगे, जब भी हमें अपना प्रोग्राम एफिशिएंट बनाना होगा। एफिशिएंट मतलब कि गुड क्वालिटी वाला बनाना होगा, फास्ट बनाना होगा, ठीक है, तब हम यूज करेंगे इस टाइप के कंपाउंड ऑपरेशंस। ठीक है, इसका यूज समझ में आ गया, इसको कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया, और ये क्या होता है ये भी समझ गए हम कैसे काम करता है। कंपाउंड असाइनमेंट में किसको कोई डाउट? टॉपिक कंप्लीट है? नो सर। इससे पहले बिटवाइज में कोई डाउट? ऑपरेटर्स में कोई डाउट? पूरा सब क्लियर है? यूनरी ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, तुम्हारा जोर एंड ये सब कुछ? यस सर। चलो, और किसको डाउट? आदि, बग्गा, सब क्लियर? मेरे को यार एक बार वो सीक्वेंस बता दो उसका, नॉन स्टैटिक मेथड और मेथड में मतलब कौन पहले एग्जीक्यूट होता है यार, एक बार सीक्वेंस लिख लेता हूँ मैं कहीं। मैंने तुम्हें जो नोट्स भेजे हैं, नोट्स है ना तुम्हारे पास डे 1 की क्लास से? हाँ 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 हाँ, तो उन ऑपरेटर्स के अंदर देखो मैंने पूरा लिखा हुआ है, मतलब उस नोट्स के अंदर मैंने पूरा लिखा है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होता है, दूसरा कौन सा एग्जीक्यूट होता है। लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, आज का टॉपिक खत्म ना।